नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्रत्युष में। गाइस, मे का करंट अफेयर हम लोग पढ़ रहे थे और ये दूसरा वीडियो है मे के करंट अफेयर के MCQ के लिए। जानते हैं आप सभी 10 MCQ हम कराएंगे, उसमें आपके जो आंसर आएंगे आप कमेंट सेक्शन में उसको शेयर करिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले गाइस एक इन्फॉर्मेशन जो आज आ रही है वो आपको बता दूँ कि जो UPSC का एग्ज़ाम है यानी कि IAS का जो प्री का एग्ज़ाम है उसकी डेट आ चुकी है और ये डेट है 4 अक्टूबर 2020। 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स का। तो मेंस के एग्ज़ाम की बात करें तो वो 8 जनवरी को होगा और जब आप प्री का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तभी आपको मेंस के लिए एंट्री मिलेगी। तो प्री में जानते हैं कि बहुत ज़्यादा करंट अफेयर पूछते हैं और मैं करंट अफेयर आपको बताता रहा हूँ। पिछले साल 2019 के मई से लेकर अभी तक 2020 के मई तक मैंने करंट अफेयर्स के अपने पूरे वीडियो बनाए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन सारे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं गाइस। और कुछ इंपॉर्टेंट जो वीडियोस हैं जो जनरल नॉलेज के हैं वो भी मैं डालता रहता हूँ, तो प्लीज़ उनको भी देखिए। आइए वीडियो पढ़ते हैं। रोजावा नाम की जो जगह है वो जो न्यूज़ में हमें कई बार सुनाई पड़ती है वो कहाँ पर है? सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। ऑप्शन है टर्की, सीरिया, ईरान या फिर इजराइल। तो ये क्वेश्चन अगर आप जानेंगे तो सीरिया है, ऐसे जैसा रफ सा स्ट्रक्चर, ऊपर यहाँ पर आपको टर्की मिलेगा, ये है सीरिया। तो सीरिया में यहाँ एलेप्पो नाम की जगह है, इसी के ऊपर कुछ ऐसा रीजन है, इसका नाम है रोजावा। ये कुर्दिश रीजन है, आप ये याद रखिएगा। सीरिया में बहुत सारा इशू हुआ है, उसमें बात करेंगे तो काफ़ी वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो सीरिया में यहाँ पर जगह है जो ऊपर वाटर के पास ही है, उसका नाम है रोजावा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एम्परर पेंगुइन के बारे में। इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि जो एम्परर पेंगुइन होते हैं वो अपनी स्पीशीज़ में सबसे शॉर्ट होते हैं, छोटे वाले होते हैं, और वो सिर्फ अंटार्कटिका में ही एंडेमिक होते हैं, यानी वहीं पे पाए जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये सिर्फ ऐसे पेंगुइन की स्पीशीज़ हैं जो कि अंटार्कटिक में जब विंटर यानी कि सर्दी का समय होता है तब ब्रीड करते हैं, यानी जन्म देते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है, तीसरा यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि जो आइस की शीट्स होती हैं पूरे ठंड के एरिया में, अंटार्कटिक रीजन में पूरी आइस की शीट होती हैं, पूरी बर्फ़ से ढके होते हैं सारे एरिया, तो वो इनके लिए बेसिकली जन्म देने के, ब्रीड करने के होम बेस होते हैं, वो जगह होती है। तो अगर ये हट जाती हैं, ये पिघल जाती हैं, तो इसके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है एम्परर पेंगुइन्स को। ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आपके ऑप्शन है 1 and 2, 1 and 3, 2, 3 या फिर 1, 2, 3। एम्परर पेंगुइन के बारे में है। अगर आंसर पे यहाँ पे जाएँ तो जो पहला स्टेटमेंट है आपको यहाँ पे दिख रहा है वो गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर शॉर्टेस्ट कहा गया है। और ये जो एम्परर पेंगुइन है, नाम से आनेंगे एम्परर, बड़े एकदम किंग टाइप, तो ये बेसिकली टॉलेस्ट और हैवीएस्ट पेंगुइन्स होते हैं। टॉलेस्ट भी हैं और ये हैवीएस्ट पेंगुइन्स हैं अपनी स्पीशीज़ में। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है, बाकी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन C 2 and 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में हम पहुँचेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखेंगे बात हो, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये, ध्यान से इसको देखिएगा। यहाँ बात हो रही है कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी CDRI की। कोलिशन का मतलब होता है गठबंध, जैसे हम यहाँ अपनी सरकारों में गठबंध देखते हैं, और रेजिलिएंट का बेसिक मतलब होता है मजबूती प्रदान करना। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी अवसंरचनाएं जो डिजास्टर के समय, आपदाओं के समय मजबूती प्रदान करें, उनके लिए एक गठबंधन बना है, एक कोलिशन बना है, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये जो कोलिशन बना है CDRI के लिए, ये एक अंतर्राष्ट्रीय कोलिशन है और इसमें कंट्रीज़, यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज, कई मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक, कुछ प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, ये सारे जुड़े हुए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करें। अगला स्टेटमेंट कहता है कि 2019 में UN की जो क्लाइमेट एक्शन समिट की मीट हुई थी, वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया। थर्ड स्टेटमेंट सेज कि इसका जो एम है, जो इसका लक्ष्य है, वो ये है कि हर एक देश की अपनी जो पॉलिसियाँ, जो नीतियाँ हैं, नीतिगत परिवर्तन की बात कर रहा है कि वहाँ पर उनकी अवसंरचना, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वो ऐसे बनाएं जो कि डिजास्टर रेजिलिएंट हो, यानी कि आपदाओं से बच सकें। ये स्टेटमेंट है आपके 1 and 2, 2 and 3, 1, 3 and 1, 2, 3। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। तो गाइस, CDRI के बारे में तीनों स्टेटमेंट इसके जो हैं बिल्कुल करेक्ट हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। 2019 में भी सितंबर में, आई थिंक सितंबर में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही इसको न्यूयॉर्क में, USA में जो पड़ता है, वहाँ पर इसकी समिट हुई थी, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट की।
तो वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था, वहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया था। तो गाइज ये बात हो गई। तो गाइज यहाँ पे चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कोल बेड मीथेन के बारे में, CBM के बारे में क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। कोल बेड मीथेन जो है वो एक अनकन्वेंशनल फॉर्म है नेचुरल गैस की, जो कि कोल के डिपॉजिट्स में या फिर कोल सीन्स में मिलती है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है इंडिया के पास लार्जेस्ट कोल रिजर्व यानी कोयले का सबसे ज़्यादा भंडार है पूरे विश्व में। और CBM यानी कि कोल बेड मीथेन जो है वो एक क्लीन ऑल्टरनेटिव फ्यूल की तरह है। अगला स्टेटमेंट कह रहा है CBM यानी कोल बेड मीथेन जो है वो फर्टिलाइजर के लिए फीड स्टॉक के रूप में यूज नहीं की जा सकती है। यहाँ पर पूछ रहा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, कौन सा क्वेश्चन असत्य है। इसको देखिए और बताने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, एग्री, बट फिर भी कोशिश करिए, देखिए होता है कि नहीं। तो अगर यहाँ पर आंसर की बात करेंगे तो देखेंगे कि कोल बेड की अगर बात करें हम, कोल रिजर्व की बेसिकली, तो इंडिया के पास 5th लार्जेस्ट उसका भंडार है। तो ये लार्जेस्ट जो ये बात कर रहे हैं ये हमारी क्या हो गई, इनकरेक्ट। हम बात कर रहे हैं अगले स्टेटमेंट की कि CBM यानी कि कोल बेड मीथेन जो है वो नहीं यूज़ किया जा सकता है फर्टिलाइजर के फीड स्टॉक के रूप में, तो ये भी गलत है, यूज़ किया जा सकता है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट गलत है, जबकि पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है, तो हमारा बी ऑप्शन 2 and 3 वुड बी करेक्ट। नहीं हुआ अगर आपसे क्वेश्चन फिर भी कोई बात नहीं है, इट वाज अ काइंड ऑफ टफ क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। फर्स्ट मल्टीलैटरल ब्लॉक, ऐसा कौन सा बहुपक्षीय इंस्टीट्यूट की बात हो रही, कौन सा ऐसा बहुपक्षीय इंस्टीट्यूट है या इंस्टीट्यूशन है जिसने डिक्लेयर किया है क्लाइमेट इमरजेंसी, यानी कि जलवायु की जो इमरजेंसी डिक्लेयर की है वो किसने की है। आसियान ने, बिम्स्टेक ने, यूरोपियन यूनियन ने, G20 मेंबर्स ने। तो एक सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, जिसका आंसर है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन ऐसा रहा है जिसने क्लाइमेट इमरजेंसी को डिक्लेयर किया। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है, गिनी कोफिशिएंट यानी कि गिनी गुणांक की यहाँ पर बात की जा रही है। इसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो गिनी गुणांक है वो सिर्फ देखता है इनकम यानी आय और संपत्ति के डिस्ट्रीब्यूशन को देखता है। कहाँ पर देखता है, अमंग अ नेशन सिटीजन, किसी देश के जो लोग हैं उनमें आय को, इनकम को और वेजेस को यानी कि वेल्थ को यानी कि उनकी संपत्ति को ही देखता है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखता है, वितरण को। अगला स्टेटमेंट कह रहा है गिनी कोफिशिएंट 0 से 1 तक रेंज करता है और जो 0 होता है वो बताता है परफेक्ट इनइक्वालिटी और जो 1 होता है वो बताता है परफेक्ट इक्वालिटी। तो आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन है पहला, दूसरा, दोनों या फिर कोई नहीं। तो अगर आप यहाँ दूसरे स्टेटमेंट बात करेंगे तो बात सही है कि 0 से 1 तक रेंज करता है, लेकिन जो 0 होता है वो परफेक्ट इक्वालिटी की बात करता है और जो 1 होता है वो परफेक्ट इनइक्वालिटी की बात करता है। तो यहाँ पर ये चीज़ उल्टी हो गई, इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो ही सिर्फ करेक्ट होगा, दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा स्टेटमेंट है वन स्टॉप सेंटर स्कीम के बारे में सही। तो वन स्टॉप सेंटर स्कीम के बारे में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो वन स्टॉप सेंटर है ये बनाए गए हैं पूरी कंट्रीज़ में ताकि एक ये सम्मिलित सहायता प्रदान कर सके, किसको, उन महिलाओं को जो कि पब्लिक स्पेस में, सार्वजनिक जगहों पर हिंसा की शिकार हुई हैं, ऐसी महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए वन स्टॉप सेंटर बनाए जा रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ऐसी लड़कियां जो 18 साल से कम की उम्र की हैं वो भी इस स्कीम के अंतर्गत आती हैं। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि ये स्कीम, ये योजना में जो फंड मिलेगा, जो फंडिंग होगी वो निर्भया फंड के थ्रू होगी। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 या फिर 1, 2, 3। तो अगर आपने वन स्टॉप सेंटर स्कीम के बारे में सुना हो तो इसको हम सखी स्कीम के नाम से भी जानते हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट चलाती है। तो इसमें जो फंडिंग है वो निर्भया फंड से ही होती है और ऐसी महिलाएं पब्लिक स्पेसेस में जहाँ पर उनके साथ वायलेंस हुआ है, जिन पर घटनाएं हुई हैं, उनको एक सपोर्ट देने का ये काम करते हैं। और साथ ही साथ 18 साल से कम की जो लड़कियां हैं वो भी इसके अंदर आते हैं, यानी कि 1, 2 and 3 तीनों ऑप्शन जो इसके हैं वो बिल्कुल ही सही है, सारे स्टेटमेंट सही हैं। तो ये आप याद रखिएगा। अगले इस क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। तो यहाँ बात हो रही है डेजर्ट लोकस्ट की, जो टिड्डों का स्वाम्प आपने देखा होगा, बहुत न्यूज़ में आ रहा था, ये बात हो रही है यहाँ पर इसके बारे में। तो देखिए आपको इनके बारे में कितना पता है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है डेजर्ट लोकस्ट जो टिड्डे हैं वो यूजुअली ड्राई एरियाज में यानी सूखे एरियाज में से इथियोपिया, सोमालिया, एरिट्रिया
जो कि अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट में कंट्रीज आती हैं, वहाँ के सूखे एरियाज में ब्रीड करते हैं, जन्म देने का काम करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है लोकस्ट जो टिड्डे हैं वो पैसिव फ्लायर होते हैं और हमेशा ये इंतज़ार करते हैं कि कब तेज़ हवाएं आएँ और उसको ये फॉलो करें, कि जब बहुत तेज़ विंडी कंडीशन हो तब ये अपनी उड़ान भरें। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि हिस्टोरिकली यानी कि ऐतिहासिक रूप से भी देखा जा रहा है कि लोकस को कंट्रोल करने के लिए, टिड्डों को ख़त्म करने के लिए ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड का यूज़ होता है। कब होता है? नाइट रेस्टिंग प्लेस ऑफ लोकस, जहाँ पर रात में वो विश्राम करते हैं, वहाँ पर इसकी स्प्रेइंग होती है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि करेक्ट है। 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 या फिर 1, 2, 3, ये आपको सारे इसमें बताने हैं कि क्या इसका आंसर सही है। दीजिए थोड़ा टाइम, अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में हमने पढ़ा जाना, बहुत दिन से आप न्यूज़ में ये चीज़ देख रहे होंगे बिल्कुल ध्यान से, तो आपको बताना पड़ेगा। तो जो पहला और तीसरा स्टेटमेंट हम देख रहे हैं, पहला तो बिल्कुल सही है कि डिजर्ट एरिया की जो बात हो रही है वहाँ पर ये सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड का यूज़ होता है, तो वो भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग विंडी कंडीशन होती है ऐसी कंडीशंस में वो उड़ते नहीं हैं, तो ये यहाँ पर गलत चीज़ हो गई। हालांकि ये लोकस्ट टिड्डों के बारे में ऐसा है कि हमें इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं आपको कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि ग्रास होपर की ये फैमिली से बिलोंग करते हैं। ग्रास होपर जिनको हम टिड्डा ही कहते हैं, बेसिकली हरे हरे होते हैं, उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये जो इनकी ब्रीडिंग होती है यहाँ जनरली जहाँ रहते हैं या जहाँ जन्म देते हैं बच्चों को, वो सेमी एरिड रीजन या फिर सेमी एरिड यानी जो थोड़े से शुष्क रीजन है वहाँ पर, और साथ ही साथ डेजर्ट एरियाज, रेगिस्तानी जो एरिया हैं वहाँ पर भी ये ब्रीडिंग करते हैं। अंडों को देने के लिए, एग को ले करने के लिए उनको जगह चाहिए होती है। देखिए, इनको अंडे देने होंगे तो उनको जगह चाहिए होगी, और ये जगह ऐसे एरिया मिलेगी जहाँ जगह खाली हो, ऐसे एरिया जहाँ पे डेंस वेजिटेशन हो ज़्यादा, वहाँ पर ये ब्रीडिंग अपनी नहीं कर पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें राजस्थान की, तो वहाँ पर ब्रीडिंग होगी, लेकिन गंगा के प्लेन या फिर गोदावरी कावेरी डेल्टा की बात करें तो वहाँ पर ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है इनके बारे में, पता भी होगी शायद, जब ये अपने सॉलिटरी फेज में होते हैं, यानी जब अकेले में रहते हैं, तो बड़े शांत से प्यारे से होते हैं, किसी कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल खतरनाक नहीं, कलर भी डिफरेंट होता है। लेकिन अपने दूसरे फेज में आते हैं, यानी ग्रेगेरियस फेज में जब अपने आते हैं ये, तो ये बड़े खतरनाक हो जाते हैं। ग्रेगेरियस फेज में क्या होता है, इनका कलर भी चेंज होता है, इनके बिहेवियर में काफ़ी चेंज होता है, और ये स्वॉर्म्स के रूप में बन जाते हैं। स्वॉर्म मतलब कि बहुत ढेर सारे टिड्डे एक साथ उड़ते हैं। अगर हम बात करें इनकी, तो एक सिंगल स्वॉर्म की बात करें तो करीब 40 से लेकर 80 मिलियन तक अडल्ट इसमें हो सकते हैं, अडल्ट लोकस्ट यानी अडल्ट टिड्डे हो सकते हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। इतने एरिया में 40 से लेकर 80 मिलियन लोकस्ट हो सकते हैं। और आगे बात करें इंपॉर्टेंट, तो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, प्रतिदिन की स्पीड से ये फिलहाल ट्रैवल करते हैं, कि एक दिन में करीब ये 150 किलोमीटर का ट्रैवल कर लेते हैं। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हमने इसके बारे में पढ़ ली। यहाँ पे आने का अगर कोई रीज़न पूछे तो आप बता सकते हैं, जनरली जुलाई अक्टूबर के रीजन में आते हैं, बट साइक्लोन की भी वजह से थोड़ा सा इधर मूव कर गए हैं। अरेबियन सी के साइक्लोन ने इधर पुश किया, और साथ ही साथ जो हमारा आम्फान आया बे ऑफ बंगाल ने, उसने इधर लो प्रेशर क्रिएट कर दिया, तो इनके लिए कंडीशन ज़्यादा फेवरेबल हो गई। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुँचते हैं। अरेंज द फॉलोइंग आइलैंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये जो आइलैंड दिए गए हैं इनको वेस्ट से ईस्ट आपको अरेंज करना है। नाम क्या है? ये सब इंडोनेशिया के आइलैंड हैं, और इनका नाम है सुमात्रा आइलैंड, सुलावेसी आइलैंड, जावा आइलैंड। 3 आइलैंड्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन अगर है तो आप बताइए कि इसमें करेक्ट कोड कौन सा है, 1 2 3, 3 2 1, 1 3 2 या फिर 2 3 1। ये वेस्ट से ईस्ट के बारे में बात हो रही है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ इसको करने की कोशिश करें और आंसर अपना बताएं। तो यहाँ पर जो आंसर आपका होगा, अगर आपने कोशिश कर ली है तो इसका आपको आंसर मिलेगा, सबसे पहले आपको ऐसे सुमात्रा आइलैंड यहाँ पर मिलता है, फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जावा आइलैंड आपको मिलेगा, और यहाँ पर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको सुलावेसी आइलैंड आपको मिल जाएगा। तो ये ऐसे आइलैंड का जो सीक्वेंस है वेस्ट टू ईस्ट, इस तरीके से फैक्चुअल नॉलेज है। अगर आप मैप देखते हैं तो आपको ये बात पता होगी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमको मिलता है कौन से ऐसे, इन ऑप्शन में से कौन से ऐसे हैं जो कि नेचुरल कार्बन सिंक्स हैं, यानी प्राकृतिक रूप से वो कार्बन को सोखते हैं।
ऑप्शन है ग्रासलैंड घास के मैदान, सॉइल मिट्टी, ओशियन महासागर, कोरल रीफ जान ही रहे हैं प्रवाल भित्तियाँ, नेचुरल गैस प्योरीफिकेशन प्लांट यानी ऐसी जगह हैं, ऐसे प्लांट्स जो कि नेचुरली गैस को प्योरीफाई करने के लिए बने हैं, वो जगह हैं। तो ऑप्शन आपके हैं 1 2 3 5, 2 3 4 5, 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4 5 सारे के सारे। तो अगर आपको यहाँ पे पता हो तो जो ग्रासलैंड, सॉइल, ओशियन, कोरल रीफ हैं, ये सारे नेचुरल कार्बन सिंक्स की तरह काम करते हैं, जबकि जो नेचुरल गैस प्योरीफायर हैं ये बिल्कुल काम नहीं करते। इस तरीके से आर्टिफिशियल सीक्वेस्ट्रेशन ऑफ कार्बन करते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से कार्बन को सीक्वेस्ट्रेट का मतलब होता है सोख लेना या बचा दबा लेना, या ज़मीन के अंदर कार्बन को भेज देना, उसको सीक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं, या सीक्वेस्ट कर लिया। तो सीक्वेस्ट्रेशन का यानी सिंकिंग का यहाँ पर काम हो रहा है। तो जो आपका ऑप्शन होगा 1 2 3 4, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चन कर लिए। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर ऐसे ही वीडियोस और पाना चाहते हैं आप। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है वीडियो से रिलेटेड या कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अपने स्कोर्स कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही करते रहिए। स्टडी प्रत्युष गाइस, थैंक यू सो मच। अच्छा पढ़ें, अच्छे बनें।